नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिंदी साहित्य का इतिहास की क्लास में आज दूसरी क्लास है, जिसमें हम आदिकाल या वीर गाथा काल को हम पढ़ेंगे। आदिकाल और वीर गाथा काल का जो समय अवधि है वो 1050 से लेकर 1375 तक। तुम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। राहुल संस्तायन और डॉक्टर नागेंद्र ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसे? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये मुख्य पॉइंट है। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त होता है। किसे? सरहपा को। ये किन्होंने माना है? राहुल संस्तायन और डॉक्टर नागेंद्र ने। सेकंड पॉइंट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किन्होंने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। अगला पॉइंट है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अलग अलग माना है। राहुल संस्तायन और डॉक्टर नागेंद्र ने सरहपा को माना है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किसे माना है? शालिभद्र सूर्य को। किसे माना है? शालिभद्र सूर्य को। अब अगले पॉइंट देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसे? विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अंबुर रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य को क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि। किसने? डॉक्टर शिव सिंह सेंगर। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला है आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल भी कहते हैं, बीज वपन काल कहते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। इनके जो काल के नाम हैं ये अलग अलग कवियों में इनको दिए हैं। आदिकाल के जो ये नाम है, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज वपन काल, इन्होंने अलग अलग कवियों ने इनके उपनाम रखे हुए हैं। अब हम देख लेते हैं। अब हम फिर से देखेंगे कि आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या है। आदिकाल की हम प्रवृत्तियां में क्या पढ़ेंगे? जैसे पहली प्रवृत्ति हो गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल में जो दाताओं हैं उनकी प्रशंसा की गई है। युद्धों के सुंदर और संजीव चित्रण किसमें किया गया है? आदिकाल में। तीसरा पॉइंट है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आदिकालीन का रस कौन सा है? वीर रस है। ये ध्यान देने वाली बात है। साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। वीर रस का तो जो प्रमुख रस है वो वीर रस है, और साथ में श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता, इसमें सोच की प्रचुरता बताई गई। सोच ज्यादा से ज्यादा सोच देखने को मिलती है। अप्रामाणिक रचनाएं, इसमें अप्रामाणिक रचनाएं भी हैं इसमें आदिकाल में। अगला है सामूहिक राष्ट्रीय का अभाव है। जो ग्रुप समूह में राष्ट्रीय का अभाव, कमी देखी गई है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे जो आदिकाल के नामकरण जो जिन विद्वानों ने किए हैं उन किन किन विद्वानों ने क्या कहा है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल। क्या कहा है? आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है इसको वीर गाथा काल। विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है वीर काल। राहुल संस्तायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है शून्य काल। मिश्र बंधु ने कहा है प्रारंभिक काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बीज वपन काल। ठीक है। फिर अगला है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने कहा है संधि काल एवं चारण काल। जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने कहा है चारण काल कहा है। मोहन अवस्थी सुमन राजे ने कहा है आधार काल कहा है।
अब हम देखेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि, उनकी जो रचनाएं हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि और जो उनकी रचनाएं हैं। पहले में देखेंगे दलपत विजय, ये आदिकाल के कवि हैं। कुमार रासो इनकी रचना है। चंद्रवरदाई, ये भी आदिकाल के कवि हैं। पृथ्वीराज रासो जो ब्रज भाषा में है, जो कि ब्रज भाषा में है। नरपत लाह, बीसल देव रासो, इनकी नरपत लाह की कौन सी रचना है? बीसल देव रासो। जगनिक, परमाल रासो, ये आलाखंड का जो एक खंड है। सारणधर, हम्मीर रासो, सारणधर की क्या है? हम्मीर रासो। नल सिंह भाट, विजयपाल रासो, नल सिंह भाट, विजयपाल रासो। अगली है विद्यापति, विद्यापति कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली, भू परिक्रमा, ये किसकी रचना है? विद्यापति की। सरहपा, सरहपा है दोहा कोश। स्वयंभू की रचना है पौम चरिव, रिठ्ठेम चरिव, अरिष्टनेमि, चरित्र, स्वयंभू छंद, ये किसकी रचना है? स्वयंभू को। केदारनाथ या भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश, केदारनाथ या भट्ट प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश। अब्बुर रहमान, ये संदेश रासक, इनकी रचना है संदेश रासक। विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी रास, ये क्या है? रेवंतगिरी रास। जिन धर्म सूरी, स्थूल भद्र रास, क्या है? स्थूल भद्र रास। पुष्पदंत, महापुराण, जयकुमार चरिव, जसहर चरिव। जिन दत्त सूरी, उपदेश रसायन राज, इनकी रचना क्या है? उपदेश रसायन राज। देवसेन का क्या है? श्राव काचर, श्राव काचर। शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, अपभ्रंश प्रभाव की पहली रचना, ये अपभ्रंश प्रभाव की पहली रचना। इनकी जो अगली रचना है पांच पांडव चरित्र रास, ये पंच पांडव चरित्र रास इनकी एक और रचना है। ठीक है, हम देखते हैं विशेष, इस जो आदिकाल में हम पढ़ रहे हैं उसमें विशेष क्या है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो चौहान के दरबारी कवि थे। ये चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो है को हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इनकी हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। इन्हें किसे? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के जो चंद्रवरदाई थे, जो पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी थे, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम महाकाव्य। और ये प्रथम महाकाव्यकार भी माने जाते हैं। विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी रचना जो थी वो पदावली थी। क्या रचना थी? पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास मैथिलीकार कोकिल को कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिल कहा है किसे? अपनी रचना को। अगला है बीसल देव रासो ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वीर गाथात्मक नहीं माना है। किसने? बीसल देव रासो ने। अगला है विद्यापति ने संस्कृत मैथिली अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की। किसने? विद्यापति ने। इनकी रचनाएं कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्ति पताका लिखी हुई रखी है लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं है। इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। कितनी? 14 ग्रंथों की रचना की है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। चलिए अगले देखते हैं। इन्हें भी जाने, इंपॉर्टेंट है किसके लिए? आदिकाल के लिए। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। किन्होंने किया था? पतंजलि ने किया था। बौद्ध धर्म से जुड़ी साहित्य भाषा कौन है? पाली। खड़ी बोली हिंदी की सर्वप्रथम रचना करने वाले अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली हिंदी में कौन रचना पहले करता था? अमीर खुसरो। मुकरियां लिखने वाले सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने किया। किन्होंने? अमीर खुसरो ने। ढोला मारूरा दूहा, ये 11वीं शताब्दी की लोक भाषा काव्य है। इस काव्य के मूल कवि हैं कल्लोल। कौन है? कल्लोल। अगला है सरहपा को सिद्धों का प्रथम कवि, सबसे पुराना कवि माना जाता है। सरहपा को सिद्धों को सबसे पुराना कवि माना जाता है। सहजयान वज्रयान का प्रवर्तक माना जाता है। किसे?
सरहपा को। इनका संबंध सिद्ध साहित्य से था। किससे था? इनका संबंध जो था वो सिद्ध साहित्य था। अगला है चंद शर्मा गुलेरी। चंद शर्मा गुलेरी सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। किन्होंने? चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इन्होंने भी अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम नामांकन करने वाले विद्वान चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। सबसे पहले जो नामांकन किया था उन्होंने किया था चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने। आदिकाल में पहेलियां, मुकरियां, गजलों की रचना करने वाले कवि जो थे वो अमीर खुसरो थे। आदिकाल में पहेलियां, मुकरियां एवं गजलों की रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। राउर वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। सिद्धों की रचना कितनी है? 84। यह प्रयुक्त भाषा का संधा या संध्या कहा जाता है। रासो ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। रासो ग्रंथ किसे लिखेंगे? ब्रजभाषा में। उक्त व्यक्ति का प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ था जिसके रचयिता दामोदर शर्मा थे। जिसके रचयिता दामोदर शर्मा थे। लास्ट है नाथों की संख्या कितनी थी? नाथों की संख्या 9 थी। कितनी थी? 9 थी। आज पूरा आदिकाल हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लिया।